हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम केमिस्ट्री चैनल। कैसे हैं आप सब? एंड होपफुली आपको पिछला लेक्चर सारा समझ आ गया होगा मोल कैलकुलेशन का। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जैसे एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मास, ये सारी चीजें क्या हैं, अलॉन्ग विद द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसको सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। आज के लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे। तो इन सभी चीजों के लिए एक छोटी सी चीज आपके लिए बहुत जरूरी है जाननी। हर जगह हमने कार्बन 12 लिया हुआ है, एटॉमिक मास में भी एएमयू में कार्बन 12 का वेट लेते हैं। तो हर चीज जितनी भी ये सारे बेसिक टर्म्स लिखी गई वो कार्बन 12 के साथ ही क्यों लिखी गई? ठीक है, कार्बन 12 के रेफरेंस में ही क्यों लिखी गई? देखिए, जब इस पे काम हो रहा था, जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी इन सभी चीजों की, तो 1960 से पहले पहले उन लोगों ने क्या किया कि हमें कोई एक ऐसा कैप्टन बनाना है, ऐसा एक लीडर चुनना है एटम्स में से, पीरियोडिक टेबल में से, दैट इज अबंडेंट, मतलब वो अबंडेंट हो, इजीली अवेलेबल हो हमें। सेकेंड, ये नहीं होना चाहिए कि वो लीस्ट एक्टिव हो। ठीक है, लीस्ट एक्टिव मीन्स जैसे घर में कोई आ जाए और कोई पर्सन ऐसा हो कि बिल्कुल एक कोने में जाके बैठ जाए, किसी से बात ना करे, किसी से घुले मिले नहीं। ठीक है, तो कौन बुलाएगा उसको? कोई नहीं बुलाएगा। बंदा एक बार जाएगा, दो बार अप्रोच करेगा, उसके बाद हमें पता चल जाएगा जी इसकी तो नेचर ही नहीं है, ये लीस्ट मतलब इन्वॉल्विंग एजेंट है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसके पास किसी ने नहीं जाना, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो सेकंड फीचर हमें चाहिए था कि दैट शुड बी, ठीक है, कि जो एलिमेंट है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लीस्ट एक्टिव हो, रिएक्ट ही ना करे। थर्ड चीज जो उन्होंने बोली कि ये तो क्राइटेरिया ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये मोस्ट एक्टिव हो। अब इसका क्या मतलब है? देखो, मान लो जी आपने क्लास में कोई मॉनिटर चुनना है किसी टीचर ने। ठीक है, मॉनिटर अब क्या होगा? बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जिसपे टीचर ट्रस्ट करता है, क्लास को छोड़ के जा सकता है, जिसको पता है टीचर को कि ये बच्चा क्लास को आराम से हैंडल कर लेगा, राइट? बट अगर मान लो कि क्लास का मॉनिटर है जो, ठीक है, वो खुद ही शरारत कर रहा है, ठीक है, खुद सभी से पास जाके उनको तंग कर रहा है, उनको पढ़ने नहीं दे रहा, क्लास का इन्वायरमेंट खराब कर रहा है, तो उसको मॉनिटर कोई क्यों चुनेगा? ठीक है, जैसे सोडियम है, उसको पानी में कई बच्चे गिराते हैं, जैसे लैब्स में हम काम करते थे तो एकदम से क्या होता है, बॉम्ब, आवाज आती है, ठीक है, तो रिएक्शन होती है बड़ी फास्ट। तो इतना रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि वो खुद ही जाके, कोई चाहे बुलाए ना बुलाए, टांग अड़ाने लग जाए किसी के काम में। ठीक है, तो वो मॉडरेट सा रिएक्टिव होना चाहिए। एक चीज और कि जो उसके आइसोटोप्स हैं हमारे पास, वो कम हो। ठीक है, कम मीन्स लेस। कैसे? ठीक है, ये मतलब आइसोटोप मीन्स ब्रदर सिस्टर, एक जैसे। ठीक है, मान लो एक ही क्लास में 5-7 बंदे हैं, ठीक है, तो मॉनिटर एक उसमें से आपने चुन लिया, लीडर उसमें से चुन लिया, तो वो क्या करेगा? अपने भाई बहनों की क्या करेगा? फेवर करेगा। ठीक है, उनको नकल में हेल्प कर सकता है, किसी भी तरीके से वो हेल्प कर सकता है, ठीक है, फेवर देने के लिए। तो एक ही क्लास में 5-6 ब्रदर सिस्टर कजन्स कोई नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसका भी एक डिसएडवांटेज है। तो हमें भी वही एटम चाहिए था जिसके ब्रदर सिस्टर आपस में कम हो, मींस आइसोटोप कम हो। तो क्या क्या क्राइटेरिया थे? अबंडेंट, मॉडरेट सा रिएक्टिव हो, और आइसोटोप्स कम से कम हो। ठीक है, उसी को हम अपना लीडर चुनेंगे एटम्स में से। तो इन सभी को देख के हमारे पास क्या आया? उन लोगों ने कार्बन 12 को अपना लीडर चुन लिया, लीडर चुन लिया। ठीक है, तो ये 1961 में C12 है जो, उसको उन्होंने मेन कैप्टन चुन लिया, लीडर चुन लिया। तो उसके अकॉर्डिंग ही मेन इसको बना लिया। तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 ही हमें सबके वेट है जो, या मास है, वो हमें कैलकुलेट करने थे, कैलकुलेट करने थे। ठीक है, क्लियर है? आप अब देखिए,
अब कार्बन 12 को क्यों लिया? अब आप बोलोगे आइसोटोप तो इसके भी हैं, कार्बन 12, 13, 14, पर मैं आपको बता दूं कि 99% के करीब जो अवेलेबिलिटी है वो C12 की है, 0.1 जो है इसकी, और ना के बराबर हमारी C14 की होती है। तो इट इज प्रेजेंट इन वास्ट अमाउंट इन C12 फॉर्म, तो इसको हमने मेन पार्टिकल चुन लिया। अब देखिए, जैसे हमें पता है कि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, वैसे ही हमें ये तो नहीं पता, अब ठीक है कार्बन 12 इन्होंने निकाल लिया, ठीक है, बट उस टाइम तक इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि जो मास है किसी भी एटम का, मास ऑफ एनी एटम इज कैलकुलेटेड इन AMU। कहते हैं कि कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जो भी आप मास निकालोगे उसको आपने लिखना AMU में है, ये मान लिया उन्होंने। अब हमें ये तो टर्म्स पता थी, पर क्या उस टाइम ये पता था कि AMU क्या होता है, कितने उसमें नंबर हैं, ठीक है, पर लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि AMU है वो किसके बराबर है, ठीक है जी। फिर इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये छोटी सी वीडियो मैं इसकी अपलोड करूंगी, देख लेना आप। देखिए, मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12 एटम इन लोगों ने अज्यूम कर लिया बराबर है 12 AMU के। क्या किया, इसको सपोज कर लिया, ठीक है, कि कार्बन 12 का मास 12 AMU है। अब आप मेरे को बताइए कि 1 AMU किसके बराबर होगा, यहां से 1 AMU अगर आप निकाल लो, 1 AMU बराबर होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। तो यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई, एक फॉर्मूला आ गया कि 1 AMU हमारे पास 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम होता है, राइट, क्लियर। अब देखिए, एक चीज जो आपने याद रखी, ये क्लियर हो गया आपको यहां तक। अब देखिए, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो बराबर होता है 12 ग्राम पर मोल। कितना एटॉमिक मास है, 12 ग्राम पर मोल। वो कैसे आया, ठीक है, अब जिसने कल की वीडियो देखी है उसको ये सारा समझ आ जाना चाहिए। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल होते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलर मास को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं, गिवन वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, अगर यहाँ पे 12 ग्राम है और यहाँ पे 1 मोल है, तो मोलर मास कितना होगा हमारे पास, 12। इट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ कार्बन किसके बराबर है, 12 के बराबर है। बट कब वो होगा 12, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1, 12 ग्राम पर मोल, राइट, पर मोल। अब 1 मोल में, ठीक है, हमें पता है कितने एटम हैं, 0.662 इंटू 23 एटम हैं जो कार्बन के, ठीक है, वो किसके बराबर हो गए, 12 ग्राम के। ऑब्वियस सी बात है। तो एक एटम किसके बराबर हो गया, 12 इंटू Na, लिख दो इसको, दिस इज Na, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको आपने कहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन में, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 1/12 मास ऑफ एटम आपने निकाल लिया था ना, मास ऑफ एटम, एक एटम का कितना आया था हमारे पास, 12 अपॉन Na, ये आ गया 1 AMU के बराबर। और इसको काटो फाटोगे तो 1 अपॉन Na है हमारे पास, वो आ गया 1 AMU के बराबर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, आपने याद रखना है कि 1 AMU हमारे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब आप इसकी अगर वैल्यू पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 AMU बुक्स में जैसे आप देखते हो 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम के इक्वल आता है, ग्राम के इक्वल आता है, ठीक है जी। तो इससे शायद आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी कि कार्बन 12 को उन्होंने क्यों मेन लीडर चुना, कि इसी के रिस्पेक्टिवली हमने सारे एटम्स के वेट निकालने हैं, बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता था।
अब ये पता है हमें कि मास इन्होंने सपोज कर लिया कि सभी का जो है एटम्स का मास एएमयू में निकालना है, बट एएमयू किसके बराबर है इनको कुछ नहीं पता था। तो इन्होंने क्या किया, मास ऑफ कार्बन एटम को 12 एएमयू के बराबर मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। तो एक जो है हमारे पास एएमयू वो इसके बराबर आ गया, ठीक है जी। अब हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स W/m के बराबर होते हैं। मोलर मास है जो वो 12/1 होगा, तो ये 12 के बराबर आएगा ना। तो अगर हमारे पास एटॉमिक मास कार्बन का मैं 12 लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1, ठीक है। तो एक मोल में हमारे पास इतने एटम हैं और एक में हमारे पास कितने होंगे, 12/Na, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो तो 1 AMU हमारे पास इसके बराबर आ गया। क्लियर, ये सारी छोटी सी कहानी थी, ठीक है। जरूरत तो नहीं थी, अगर मैं चाहती तो इसको सीधा ही आपको ये डेफिनेशन पढ़ के सुना सकती थी, बट वही है कि केमिस्ट्री हमने ऐसे पढ़नी है। मेरा मानना ये है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए पर डाउट कोई नहीं छूटना चाहिए, इंटरेस्टिंग वे में पढ़नी है, रट्टा नहीं मारना। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज का लॉजिक मिलेगा, कहीं पे भी ग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड इन केमिस्ट्री, कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ पूछोगे तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज हर एक चीज का लॉजिक है। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। जो यहाँ पे किया है अब यहीं पे मैं शो करूंगी। एटॉमिक मास यूनिट AMU, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। अभी मैंने पीछे आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, देख लेना आप दोबारा। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास नॉर्मली आप जैसे आप कोई एटम लिखते हो, इसके ऊपर A लिख दिया, यहाँ पे मैंने M लिख दिया, दिस इज एटॉमिक मास, ऊपर वाला जो होता है, ठीक है। Atomic mass indicates how many times mass of one atom of an element is heavier than 1/12 of mass of carbon atom। कहते हैं कि जो एटॉमिक मास है वो निकाला किसके कंपैरेटिवली था हमने, कार्बन के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा एटॉमिक मास है वो हमारा बराबर होगा मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन, ठीक है। कि कार्बन 12 के वेट से 1/12 मास से वो एटम कितना हैवी है, उस चीज को आप क्या बोलोगे, उसका एटॉमिक मास, ठीक है। ये जनरल डेफिनेशन है, इसका एमसीक्यूज के और इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द डेफिनेशन। उसके बाद आ गया ग्राम एटॉमिक मास। When atomic mass is expressed in the gram, it is known as gram atomic mass। जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्राम में शो कर रहा है, जब भी एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिखोगे तो वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। देखो अब मास ऑफ, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का 1 मोल का मास जब आप ग्राम में लिखोगे तो उसको GAM बोलते हैं। जैसे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU, ठीक है। और एक AMU किसके बराबर होता है, 1/Na ग्राम के, 1/Na ग्राम के। अगर मैं Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का निकाल लूं तो Na को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों कैंसल, और इट इज इक्वल टू 16 ग्राम। इट मीन्स ग्राम GAM of nitrogen is equal to 14 ग्राम, GAM of oxygen is equal to 16 ग्राम, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट ग्राम में एक्सप्रेस करो, इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 is equal to 2 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज 14 + 14 28 ग्राम। तो इट मीन्स इस केस में जो 1 मोल है वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा, ठीक है जी। पिछले केस में यहाँ पे 1 मोल बराबर था 1 ग्राम एटम के, ठीक है। तो ये जस्ट डेफिनेशन है, इसका आगे कोई इसका एमसीक्यूज में ज्यादा यूज नहीं होगा। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया एवरेज मास। एक चीज आपने जो पूरी तरह दिमाग में बिठा लेनी है कि जो एवरेज मास है दैट इज कैलकुलेटेड फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बिना अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको पेपर में दिया जाता है तो उसके ऊपर आपने नो मेंशन कर देना है, क्योंकि ये एप्लीकेबल ही हमारे पास सिर्फ आइसोटोप्स के लिए है, ठीक है जी। देखो, इफ आइसोटोप्स आर गिवन इन परसेंटेज,
अगर उनकी रेशो जैसे 35 का क्लोरीन है वो 75% दिया है, 37 जो उसका आइसोटोप है दैट इज 25%, इसकी हमें रेशो दे दी है, परसेंटेज दे दी है। तो उस केस में अगर हमने एवरेज मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले का क्या है ऊपर वाला मास, 35 क्या है इसका मास, 35 मल्टीप्लाई कर दो उसकी परसेंटेज से, 35 मल्टीप्लाई बाय 75, 37 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड कर दो 100 से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। ठीक है जी, जितनी परसेंटेज दी गई हो उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो और जितने आइसोटोप हो उसको प्लस करते जाओ, डिवाइड करना है आपने 100 से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 35.5%। दिस इज एवरेज मास, एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला। तो ओवरऑल मैं लिख सकती हूँ कि इट इज m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, x1 x2 क्या है, इसकी रेशो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, परसेंटेज है ना। सेकेंड थिंग है हमारे पास, अगर हमारे पास आइसोटोपिक मास है वो फ्रैक्शन में दिया गया हो, फ्रैक्शन मींस जैसे 35 आइसोटोप है क्लोरीन का, वो दिया है 0.75 और 37 का दिया है 0.25। तो उस केस में आपने क्या करना है, एवरेज मास जब निकालना है वो डायरेक्ट अप कर दो, m1f1 प्लस m2f2 प्लस m3f3 एंड सो ऑन, मींस 35 को मल्टीप्लाई करो इसकी फ्रैक्शन से प्लस 37 को मल्टीप्लाई करो इसकी फ्रैक्शन से और वेट निकल गया 35.5%। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट एवरेज मास। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा। 200x कोई एटम दिया हुआ है हमारे पास जिसका वेट है, जो मॉलिक्यूलर मास है 200 है, इसकी परसेंटेज 90% है। 201 उसका आइसोटोप है दैट इज 8%, 202 आइसोटोप है जो उसका दैट इज 2%, तो ओवरऑल इट इज 100%। फाइंड द एवरेज मास ऑफ x, तो कितना होगा, परसेंटेज इज गिवन, सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। इसको सॉल्व करो और मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है, करना है इसको। ठीक है, और जब भी ये वीडियोस आप देखते हो प्लीज टेक कॉपी, कॉपी पे लिखो, तभी आपके माइंड में बैठेगा। फिर कहोगे कि मैडम गलतियां होगी, गलतियां तो होती हैं क्योंकि आप स्किप करते हो, चीजें देख के छोड़ देते हो कि कोई बात नहीं अज नहीं पढ़ते आपा, कोई गल नहीं, बड़े दिन पे है, 2-4 दिन बाद पढ़ लेंगे, ऐदा नहीं करना। ठीक है, सो फोकस ऑन योर कंसेप्ट, राइट द थिंग्स एज यू कैन डू। जितनी बार लिखोगे उतनी ही चीजें आपके पक्की तरह माइंड में हो जाएंगी सेट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास, ठीक है, वो कितने टाइप के हैं, वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो फर्स्ट लॉ जो हमारा है दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दिस लॉ इज गिवन बाय लेवोजियर, किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था दिस ये लॉ है। और उस लॉ के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग उसने बोला कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मास को आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको तोड़ सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी फिजिकल रिएक्शन में। मतलब कोई भी प्रोसेस हो, वेदर फिजिकल प्रोसेस वेदर केमिकल प्रोसेस, ना तो मास क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, राइट। मीन्स इट कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड इन अ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म्स। देखो एक लिमिटेशन यहां पे लग गई कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर पेपर में कहीं इसका न्यूमेरिकल दे दिया और आप इसको सॉल्व करने लग गए तो वो गलत है, नॉट एप्लीकेबल, नो आंसर आएगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस पे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे ये काम नहीं करेगा। चलिए जी, इसका एग्जांपल देखिए, कार्बन प्लस O2 CO2 दे रहा है हमें। कार्बन का वेट कितना है हमारे पास, मास की बात हो रही है तो मास देखो कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, O2 है 16 इंटू 2 32, CO2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना मास बनेगा इसका 44। अब इन दोनों के मास को प्लस करो, कितना आ गया 44, यहाँ पे भी 44 है, तो ये लॉ तो भाई ठीक हो गया।
क्योंकि इनने यही बोला था कि जितना मास आपके पास है वो ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा, नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, 44 का 44 ही वापस आया है, ना हमने कुछ क्रिएट किया क्योंकि सेम है। पर हाँ, एक फॉर्म से, ये जैसे एलिमेंट्री फॉर्म थी, इसको हमने एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में न्यू थिंग्स बना दी, CO2। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, समझ आया? सेम N2 + 3H2 वो बन गया अमोनिया, और हमारे पास जो है ये वाली रिएक्शन है, जो इसका भी मॉलिक्यूलर मास जोड़ो आप तो 34 = 34। ठीक है, अब देखिए, अगर तो पूरा का रेक्टेंट, हमारा पूरा रेक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो ये दोनों मास बराबर आएंगे, दोनों बराबर आ रहे हैं। पर क्या कोई रिएक्शन ऐसी हो सकती है कि जिसमें हमारे पास ये दोनों मास बराबर ना आए? फिर क्या करेंगे? फिर लॉ ऑफ मास जो है, कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगाओगे आप? देखो, इफ रेक्टेंट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देन क्या करेंगे हम? देखो, जैसे CaCO3 है, 100 ग्राम लिया आपने, ये बन गया CaO + CO2, 28 ग्राम एंड 22 ग्राम, जोड़ो इसको, ये बन गया हमारे पास 50 ग्राम। तो ये तो बराबर आया नहीं। अब क्या होगा? मास ऑफ रेक्टेंट जो है हमारे पास, वो होगा मास ऑफ प्रोडक्ट, 50 ग्राम तो ये बन गया था, प्लस जो भी लेफ्ट ओवर हमारे पास आया है, जो कंटेनर में बच गया, वो 50 ग्राम का था। ठीक है, तो जोड़ो आप, 50 + 50 100, इट मींस टोटल मास रिमेन सेम, तो ये लॉ एप्लीकेबल है। क्लियर है जी? सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ये लॉ दिया था प्राउस्ट ने, दिस लॉ इज गिवन बाय प्राउस्ट। उसने क्या कहा? अब देखो, पहले मैं ये शुरू करती हूँ वाटर का एग्जाम्पल। अगर मान लो कि मैं वाटर का सैंपल लेती हूँ, रेन आई, बारिश आई, मैंने उस बारिश को, पानी को कलेक्ट कर लिया एक जगह पे, वहां पे उसका एनालिसिस किया, तो वो वाटर 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का बना है, क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला H2O। अगर मैं कोई सी से जाके, समुंदर से जाके कोई सैंपल लेती हूँ पानी का, तो वहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है। अगर मैं बिस्लेरी की बोतल लेते हो, मिनरल वाटर लेते हो, तो भी पानी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 2 और 16। अगर मैं अपने घर की टैप को ऑन करके पानी का सैंपल लूं, तो वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अगर आप लोग अपने अपने घर से पानी का सैंपल लेंगे, तो भी वाटर का फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 × 16। इट मीन्स वेन एवर, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेशियो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट, ratio of component by weight remains same no matter what is the source of the component। means जब भी कोई दो एटम या कोई कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वो सेम ही रेशो में जुड़ेंगे, चाहे जो मर्जी सोर्स से आपने उसको लिया है। पानी है, वो दोनों सेम रेशो में जुड़ रहे हैं, 2:16, 1:8 में, नो मैटर कि वो पानी रेन वाटर है, सी वाटर है, मेरे घर से लिया हुआ है या आपके घर से लिया हुआ है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। कंफ्यूज नहीं होना, डेफिनेट का मतलब एक सिंपल फिक्स रेशो में कंबाइन करना, राइट? तो दिस इज डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, सेम वे में C + O2 जब भी कंबाइन करेगा, किसी भी सोर्स से वो निकले, वो हमेशा 3:8 में कंबाइन करेगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, कार्बन 12, 32, रेशो क्या होगा? 3:8, क्योंकि CO2 का फॉर्मूला हमेशा ही सेम रहना है। ठीक है, थर्ड लॉ जो है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल मीन्स काफी ज्यादा। कैसे? देखो, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, 2 एलिमेंट मैं कौन से ले रही हूं? मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। मोर देन 1 कंपाउंड क्या? जैसे एक वाटर, एक ले लिया हमने परऑक्साइड H2O2, masses of one element that combine with fixed mass of another element। अब यहाँ पे फिक्स मास किसका है? देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इट मीन्स जो हाइड्रोजन है उसका वेट फिक्स है,
mass of one element that combine with fixed weight of another are in simple whole number ratio। देखिए, जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे और वो कंबाइन करके एक से ज्यादा एलिमेंट मतलब कंपाउंड बनाएं, जैसे ये दोनों दो बना दिए इसको, इसमें देखो कि फिक्स वेट किसका है, हाइड्रोजन का है, क्योंकि यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है। वेरी किसका कर रहा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है वेट इसका 16, यहाँ पे O2 है तो कितना वेट है 32। तो कहते कि जो भी एटम इसके फिक्स वेट के साथ कंबाइन करेगा उनकी आप जब रेशो निकालोगे, जैसे 16:32 काट के क्या आ गया 1:2, तो दिस इज सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई फ्रैक्शंस में ये कंबाइन करेगा, वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करेगा। सिमिलरली ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, +1 2 में बड़ा अच्छे से समझाया जाता था इसको। जैसे देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो एटम, व्हेनेवर टू एलिमेंट कंबाइन टू गिव नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इतने कंपाउंड इसने दे दिए। अब फिक्स वेट किसका है चेक करो, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। mass of one element that combine with fixed weight of another, mass of one element combine with fixed weight of another, mass of one element that react with fixed weight of another, N2, N2 का कितना हो गया 28, 28, 28, हर जगह 28। तो जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है उसकी रेशो कितनी है, यहाँ पे 16, 16 + 16 32, यहाँ पे 48, यहाँ पे 64, 5 है तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो 80। अब इसकी रेशो जब निकालोगे तो इट इज 1:2:3:4:5, तो इट इज सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, बड़े इजीली समझाया है, इंटरेस्टिंग वे में समझाया है। बताओ मेरे को ये कैसा लगा आपको। चलिए जी, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, कौन सा है जो पेयर वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो करता है। H2SO4 H2S, देखो मल्टीपल प्रपोर्शन में था कि वेन एवर दो एलिमेंट कंबाइन करके, ठीक है, जो कंपाउंड एक का फिक्स वेट लेना है दूसरे को वेरी करना है, पर यहाँ तो 3 हो गए, ये तो नहीं है। यहाँ CCl4 CH4, ये तो एटम ही अलग अलग है, ये भी नहीं है। वाटर वाटर, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ये दोनों सेम है। अब ये हो सकता है बिकॉज यहाँ पे NO है, यहाँ पे N2O है। फिक्स वेट किसका हो गया, ऑक्सीजन का। वेरी किसको किया, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 14 + 14 28, दूसरे केस में 14, तो ये 2:1 में कंबाइन कर रहा है। दिस इज एप्लीकेबल। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, सीधा नहीं कुछ भी पूछा जाएगा आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन को कौन नहीं फॉलो कर रहा। अब देखो, SnCl2 SnCl4, फिक्स वेट Sn का है, Cl2 को वेरी कर दिया, राइट। PbO2 PbO2, ये फिक्स, ये फिक्स, वेरी किसको किया आपने, ऑक्सीजन को। FeCl2 FeCl3, ये फिक्स, Cl का पहले 2 था फिर 3 बन गया। NaCl HCl, ये गलत है भाई, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज एटम ही अलग है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लास्ट लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, दिस इज गिवन बाय गेल-ल्यूसक लॉ भी बोलते हैं उसको। ये बोलता है अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर आपने सेम लेना है और उस टाइम पे जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, वेन एवर गैसेस रिएक्ट टुगेदर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, ये जो आया है तो उनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, कैसे, H2 + Cl2 कंबाइन करके क्या बना रहे हैं 2HCl, यहाँ पे कितना है इसके आगे कुछ नहीं नंबर लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब इसका एक वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है। Cl2 के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक वॉल्यूम, इसके आगे 2 है तो इसके 2 वॉल्यूम, मीन्स 1 लीटर 1 लीटर, यहाँ पे 2 लीटर आप बोल सकते हो। तो इसका रेशियो देखो 1:1:2, तो सिंपल होल नंबर रेशियो है इसका। सेम वे में नाइट्रोजन 3H2 के साथ कंबाइन करके 2NH3 देता है अमोनिया,
तो इसके आगे कुछ नहीं है, 1 वॉल्यूम, इसके आगे 3 है तो 3 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 वॉल्यूम मीन्स, वॉल्यूम मीन्स अगर लीटर में लूं तो 1 लीटर कंबाइन कर रहा है 3 लीटर के साथ और बन कितना आ रहा है 2 लीटर, तो 1:3:2, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बस केस आपने याद रखना है, प्रेशर टेम्परेचर सेम रखना है, तभी ये इस लॉ को एप्लीकेबल करेगा। एवोगैड्रो लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, पिछले जैसा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहते हैं कि जी जब भी टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, सभी गैसेस का जो वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सभी के सेम होंगे। जैसे PV इक्वल टू nRT, और यहां से नंबर ऑफ मोल निकालोगे, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, तो ये आ जाएगा PV अपॉन RT। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट होता है, T हमारा पास टेम्परेचर होता है। तो जब भी टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, एक चीज और जहां पे हम एंड अप करेंगे वीडियो का, ठीक है, तो ये है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या चीज है, इट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है वो एटॉमिसिटी है। जैसे ऑक्सीजन में कितने हैं, O 2 लिखे हुए हैं, तो 2 एटम है, दैट इज एटॉमिसिटी। हीलियम में 1 लिखा हुआ है तो 1 एटम है, इसका 1 एटॉमिसिटी होगी। CO2 में 3 एटम, O3 में 3 एटम, तो जितने एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली यू लाइक द लेक्चर एंड आई थिंक ऑल द कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस कंटेंट इज क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश की थी मैंने, तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक प्रेस करिए। ठीक है, बड़ा टाइम लगता है देखो कलरफुल मार्कर से लिखना और छोटी छोटी चीजें, कि आपको इंटरेस्ट आए केमिस्ट्री में और बड़े अच्छे से आप मेरे से पढ़ते जाएं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इतने सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं देख के, क्योंकि जब लिखोगे तो माइंड में सेट हो जाएगी चीजें। तो अब बातें खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये मटेरियल कैसा लगा। तब तक के लिए नई वीडियो के साथ मिलूंगी मैं आपको, और तब तक के लिए बाय बाय।